रिसेंटली आरबीआई ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डाटा रिलीज किए हैं एंड दे आर रियली शॉकिंग। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो भारत सरकार के द्वारा आखिर में क्यों ऐसा कहा गया कि गोल्ड और बाकी सारी चीज़ों का इंपोर्ट जो है वो हमें खास रूप से कम करना होगा, वर्क फ्रॉम होम करना होगा। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डाटा हैं वो क्लियरली दिखाते हैं कि जो 2021-22 में भारत को बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में गया था, 2022-23 जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो रहा था, उस समय पर भी सब पॉजिटिव था। 2023-24 में भी चीज़ें पॉजिटिव थी, बट 2024-25 के अंदर आप देखोगे तो फॉरेक्स रिजर्व नेगेटिव में है। 2025-26 के अंदर भी भारत के अंदर फॉरेक्स रिजर्व जो आए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव है। अब आप कहोगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, तो देखो बड़े सिंपल शब्दों में बताता हूँ मैं आपको। एक बार आप इमेजिन करो कि ये आपका घर है। अब आपके घर में कुछ इनकम आती है, कुछ खर्चा होता है। इन दोनों का जब आप खाता मेंटेन करते हो तो आप कहते हो कि भाई ये हमारे घर का खाता है। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग बात करते हैं एक देश की, खास रूप से इंडिया की, तो कितनी इनकम आई और कितनी इनकम गई, इस चीज़ का खाता मेंटेन किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, दैट इज इंडिया के केस में आरबीआई के द्वारा, और इसी खाते को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जब आप अपने घर में खाता बनाते हो, बताते हो कि भाई हमारा कितना खर्चा हुआ, कितना हमारा इनकम हुई, ये दो भाग में बताते होगे आप। सबसे पहली चीज़ आप कहते होगे कि यार मैंने कितने कैश के अंदर इनकम की और कितना कैश के अंदर खर्चा किया। पर क्या कैश सारी चीज़ बता देता है कि आपकी इकोनॉमी की, आपके घर की स्थिति? नहीं, क्योंकि आप हो सकता है आपने कोई प्लॉट खरीदा हो सकता है आपने कोई गोल्ड खरीद के रखा हो सकता है आपने किसी प्रकार का फिजिकल इन्वेस्टमेंट किया हो, ठीक है, तो आपके इन्वेस्टमेंट भी तो है, हो सकता है आपने लोन लेके रखा हो, वो भी तो है। तो इन चीज़ों को भी कैलकुलेट किया जाना जरूरी होता है, उससे आप ओवरऑल रूप से पता लगा पाते हो कि आपके घर की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग कंट्री की बात करते हैं और उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेजर करने की बात करते हैं तो ये भी दो पार्ट में होती है। एक होता है डायरेक्ट कैश के अंदर, जिसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर आपका आ जाएगा ट्रेड, इसी के अंदर डोनेशन, इसी के अंदर रेमिटेंस, ये सारी चीज़ें आपको करंट अकाउंट के अंदर देखने को मिलती है। वहीं कैपिटल अकाउंट जो है वो मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक है। इसके अंदर आपको फॉरेन ओवरसी का जो पेमेंट रखा हुआ है वो आ जाएगा। इसके अंदर आपका एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट होती है और इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि भाई एक देश की आर्थिक स्थिति जो है वो किस तरीके की देखने को मिल रही है। अब अगर मैं बात करूं इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट आरबीआई के अनुसार अब नेगेटिव जा रहा है। लगभग 30 बिलियन डॉलर का नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है। जबकि 2023-24 में, मैं नॉट टॉकिंग अबाउट 2024-25, 2 साल पहले लगभग 63 बिलियन डॉलर का बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस इंडिया के अंदर हुआ करता था। बट अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये ओवरऑल रूप से नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि ओवरऑल देश जो है वो नुकसान के अंदर जा रहा है। हमारे यहाँ डॉलर आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है और डॉलर का इनफ्लो जो है वो कम देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर ध्यान से इस डाटा को देखोगे तो आप पाओगे कि करंट अकाउंट के अंदर भी डेफिसिट है, मर्चेंडाइज ट्रेड के अंदर भी इंडिया का जो डेफिसिट है वो पहले के मुकाबले कम हुआ है, बट हुआ है। बट सर्विस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सर्विस में इंडिया अभी तक सरप्लस में ही रहता था। यहाँ पर हम ज़्यादा कमाई करते थे, पर ये जो ज़्यादा कमाई अभी तक सर्विस में होती थी ये भी डिक्लाइन हो रही है। वहीं कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आता था। कुछ बार ऐसा होता था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर जा भी रहा है बट एफडीआई उसको कवर कर देता था। इस बार क्या हुआ है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नेगेटिव नहीं गया, बट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इतना नेगेटिव चला गया कि एफडीआई उसको कवर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर 72 मिलियन डॉलर का भी नुकसान इंडिया को देखने को मिल रहा है। एंड इट इज़ रियली वेरी ह्यूज। जो अब्रॉड मनी इंडिया के अंदर पार्क की जाती है वो भी कम है, जो कि दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो इंडिया के ही सिटीजन है, जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सारी चीज़ों की जो मेन जड़ है ना वो है बेसिकली गुड का ट्रेड, क्योंकि गुड के ट्रेड के अंदर आप देखोगे तो लगभग 251 बिलियन डॉलर का डेफिसिट इंडिया का है। हमको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप से काम करना है गुड के इंपोर्ट को कम करना। यानी कि अगर आप इस बात को सोचो ना कि अगर आपके घर की स्थिति ऐसी होती कि आप ओवरऑल रूप से नुकसान में जा रहे होते, आप जितना कमाने होते उससे ज़्यादा खर्चा करते, तो आपको क्या कहा जाता? आपको कहा जाता फिजूल खर्ची कम करो।
वही फिजूल खर्ची कम करने की बात भारत सरकार के द्वारा कही गई थी। इन्होंने कहा था कि देखो मेजर डॉलर जो आउटफ्लो होता है वो क्रूड ऑयल के अंदर हो रहा है और गोल्ड के अंदर हो रहा है, यही आरबीआई का डाटा बता भी रहा है। ऐसी कंडीशन में क्रूड ऑयल और गोल्ड के लिए हम लोगों को अपनी पॉलिसी को इंप्रूव करना होगा। सबसे पहले क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करने के लिए यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम करो, तेल की जितनी हो सके उतनी बचत करो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो देखो क्रूड ऑयल का हम इंपोर्ट कम कर सकते हैं पर बंद नहीं कर सकते, क्योंकि क्रूड ऑयल एक नेसेसिटी है इंडिया की। इंडिया न चाहे तो भी 85% ऑफ ऑयल को इंपोर्ट ही करता है और वो हमको करना ही पड़ेगा, उसके अंदर कोई सेकेंडरी ऑप्शन है नहीं हमारे पास। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसका इंपोर्ट जो है वो आपको फिजूल खर्ची के अंदर ही आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसके बिना भी भारत की इकोनॉमी चल सकती है। बट इंडिया के जो हाउस होल्ड है उसका बहुत ऑब्सेशन है गोल्ड को लेके। सोने को देख के हम लोग पागल हो जाते हैं कि भाई देखो सोना पहना उसने, तो वो चीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ना बेसिकली गोल्ड का इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, ज्वेलरीज के लिए, शादियों के अंदर सोना इधर उधर देने के लिए ही हम लोग करते हैं, और इसकी वजह से देश का ही नुकसान होता है कि गोल्ड इंडिया के अंदर इतना होता नहीं है। तो जितना भी गोल्ड हम लोग यूज करते हैं, अधिकतर इंपोर्टेड गोल्ड जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो ये चीज यहां पर दिखाई देती है। इसी वजह से भारत सरकार के द्वारा कहा गया था कि एक साल तो गोल्ड खरीदो ही मत और फ्यूल का यूज जितना कम हो सके उतना करो। अब बात आती है कि बट ये करने की बात की क्यों गई, क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आप लोगों को कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएगा, जहां पर अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ते हो तो आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। और क्योंकि आप लोग ना मेरी वीडियो देखते हो तो आप लोग यूज कर सकते हो कोड SRC10, जिसके बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट और 12 महीने तक का एक्सटेंशन जो है वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 साल फ्री मिल जाएगा। तो यूज द कोड SRC10। चलिए दोस्तों, हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हो। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि रुपया जो है बेसिकली क्या होता है ना, कि जब इंडिया नुकसान में जाता है, ठीक है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेट करता है कि इंडिया से डॉलर आउटफ्लो कर रहा है। अब इसको ऐसे देखो कि इंडिया के अंदर अगर किसी ने इंडिया की इकोनॉमी में पैसे लगाए होंगे तो वो रुपीस के अंदर लगाए होंगे। अब होता क्या है कि अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया से पैसा निकालना होता है तो वो रुपया निकालेगा पहले, पर रुपया उसके देश के अंदर चलेगा नहीं ऑब्वियसली, तो वो रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराएगा इंडिया के अंदर ही, और डॉलर इंडिया से ले जाएगा, रुपया दे जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, रुपया जो है उसकी सप्लाई बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। इकोनॉमी का नियम सीधे से ही कहता है कि जिस चीज की सप्लाई बढ़े उसकी वैल्यू कम होती है, जिस चीज की डिमांड बढ़े उसकी वैल्यू बढ़ती है, जिसकी वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है। अब अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इंपोर्ट बिल बढ़ता है, जिसकी वजह से महंगाई दर बढ़ता है। और महंगाई दर आप आज के मार्केट के अंदर देख सकते हो। महंगाई दर के बढ़ने से क्या होता है, जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है, बेसिकली बचा हुआ पैसा है। पर अगर लोगों का कमाया हुआ पैसा केवल अपनी ज़रूरतों के अंदर पूरा हो जाएगा तो वो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, और अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इकोनॉमी लगभग स्टैग्नेंट हो जाती है। इवन जब बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व बाहर जाते हैं, अभी के समय पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व हैं, वी हैव मोर देन $600 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व। बट अगर लगातार फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इंडिया के डिप्लीट होते रहेंगे तो उससे एक नया फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकता है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक नीड है वो बहुत बड़ी है। ऐसी कंडीशन के अंदर इंडिया को अपने एक्सपोर्ट को तो बढ़ाना होगा ही सही, साथ में जो फिजूल खर्ची है उसको भी कम करना होगा, खास रूप से गोल्ड वगैरह की। और यही चीज भारत सरकार के द्वारा की गई और उसका इम्पैक्ट भी हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है ना, कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसके बढ़ने की वजह से इंडिया के अंदर गोल्ड की डिमांड 50 से 60 टन से घटती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है ना, तो आप क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्लीट मेन्स की तैयारी कराई जाएगी। अगर आपका प्रीलिम्स बहुत स्ट्रांग है पर फिर भी आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो भी आप QEP के अंदर जुड़ सकते हो, क्योंकि आपको ना मेंस की तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेंस इज अ टफ टास्क। ठीक है,
आज के लिए इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।